देखिए, जो मैं महिलाओं के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो लंबा है, 37 मिनट का है करीब, लेकिन 37 मिनट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंत से, शुरू से लेके अंत तक देखने की ज़रूरत है। बीच में स्किप मत करिएगा, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। मुद्दा मैंने बहुत अच्छा उठाया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सबको पसंद आना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, या तो आप पूरा वीडियो देखिए या आप बिल्कुल वीडियो मत देखिए। आपके समझ में कुछ नहीं आएगा अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला, कैसे हैं आप लोग? मेरे समझ में सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अभी आपको अपने बचाव की भी आवश्यकता है। बचाव के लिए मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने जब भी बाहर जाएं तो दाहिने कान में कॉटन बॉल लगा के जाएं, और कॉटन बॉल लगाने से होगा ये कि आपका बायां सुर सक्रिय हो जाएगा, जो कि चंद्र नाड़ी बोली जाती है, और जिससे आपको जो है स्ट्रोक्स आने में की संभावना लगभग ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान रखिए, आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे को लेके आया। ज्वलंत मुद्दा ये है कि महिलाओं की भूमिका राजनीति में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर तक होनी चाहिए। और मैं एक श्लोक कहता हूं जो हमारे यहाँ सर्वमान्य था और जिसको मान्यता मिली थी। कहा जाता था, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, नारियों की भागीदारी होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और ये सच है किसी हद तक, क्योंकि नारियां जो है वो मातृत्व का रूप होती हैं, उनके अंदर ममता भी होती है और उनके अंदर समझ भी होती है। तो उनके निर्णय और वो इमोशंस पे ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं। और महिलाएं ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत बिहेवियर उनका अच्छा होता है और पोलाइटली हर काम को करती हैं। तो समाज में भागीदारी देने का काम माँ का है। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो समाज में ममता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो माँ जो है संस्कृतियों का निर्माण करती है, चरित्रों का निर्माण करती है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी जहाँ जहाँ जिस फील्ड में रही, मैं ये देखता चला आया हूँ वैदिक काल से लेके अभी तक। वैदिक काल में क्या स्त्रियों की स्थिति थी और अभी स्थिति क्या है, तो वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी, अभी समाज। अगर नारियों के साथ व्यवहार किया गया है या नारियों को एक किनारे पे छोड़ दिया गया है, तो वास्तव मान के चलिए कि समाज का पतन भी उसी स्तर से हुआ है और पतन हो भी रहा है। तो इसके लिए आपको जो है नारियों को सम्मान देना पड़ेगा और ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा सभी मर्दों को कि नारियां आपके साथ रह के, महिलाएं आपके साथ रह के सुरक्षित करें, सुरक्षा का एहसास हो, उन्हें डर ना लगे आपसे। तो मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक भागीदारी की। तो देखिए, एक देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो करीबन नारियों का रिप्रेजेंटेशन सभी जगह ऐसा ही है जैसा इंडिया में। ये बात अलग है कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन जो है 14% है, जबकि ऑन एवरेज वोमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वर्ल्ड वाइड 26% है। और ये भी बात सत्य है कि इंडिया जो है रिप्रेजेंटेशन के मामले में 195 कंट्रीज में इसका स्थान है 149वां। और ये बात सत्य है कि बढ़ा है रिप्रेजेंटेशन। 1952 में जो रिप्रेजेंटेशन था वुमेन का वो 4.4% था। 14 में 12.15% हुआ, 12.15%।
देयर आर नो सीट्स सेट असाइड फॉर फीमेल और मेल कैंडिडेट इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री ने कोई भी सीट मेल और फीमेल के लिए निर्धारित नहीं की है, और शायद यही रीजन है कि महिलाओं का परसेंटेज कम है। मैं आगे बताऊंगा कारण क्या है। देयर आर करेंटली 78 वुमेन्स इन द टोटल इन लोकसभा एंड 24 वुमेन इन राज्यसभा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा में प्रतिशत होता है इस समय 14% भागीदारी, जबकि 50% पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं महिलाएं, 14% भागीदारी, और राज्यसभा में 11% भागीदारी। अगर टोटल भागीदारी की भी बात करूं दोनों सदनों में तो 25% भागीदारी, और आदमियों की भागीदारी 75%। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेशन, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? देखिए क्या है कि इफिशियंसी एक तो होती है, इफिशियंसी ऐसी होती है कि हम अगर नेशंस को देखें, जैसे अभी पेंडेमिक पीरियड था, जर्मनी को देखो आप, न्यूजीलैंड को देखो, ताइवान को देखो, महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष थी, अच्छा किया इन लोगों ने। और दे ऑल हैव वन कॉमन थिंग कि ऑल ऑफ देयर स्टेट लीडर आर वुमेन। ये तीनों कंट्री ने अच्छा किया इसके कारण। यूएसए में आप देख लीजिए, वहाँ भी गवर्नमेंट परफॉर्म बेटर कर रही है, महिलाओं की मेल गवर्नर से अच्छी कर रहे हैं वो लोग का। वुमेन का सेंट्रिक अप्रोच होती है, मतलब उनको ऐसा है कि उनकी अप्रोच ऐसी होती है कि वो चीज़ों को बहुत गौर से देखती हैं। वो देखिए, महिलाओं को बढ़ावा देना तो समाज का काम है, महिलाओं के ऊपर फोकस होता है उनका। पब्लिक रेस्टरूम हों, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस हों, डोमेस्टिक एब्यूजेस हों, इसके लिए महिलाएं तुरंत आगे आती हैं, बढ़ के आगे आती हैं। तो ये है। दूसरा ऐसा है कि दो चीज़ें हैं, वुमेन्स हैव सम वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स मेन के पास और वुमेन के पास बराबर है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कम है। ये एक चिंता का विषय है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है पॉलिटिकल प्रेजेंस में और उनके सफरेज में। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें है, इट इज साइटेड दैट वुमेन मेक अप 2% ऑफ मेडिएटर्स, 8% of negotiators, 5% of peace process witness. However, they guarantee genuine success because 35 of tasks involving women fail and 60% last at least 50 years. आप समझिए 40% तो उनकी फेल हो जाती है, लेकिन 60% 15 साल तक काम करती है। तो इस हिसाब से भी उनके रिलेशंस आप देख लीजिए। दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि महिलाओं के रिकॉर्डिंग इफेक्ट, महिलाएं जो भी काम करती हैं वो एक लयबद्ध तरीके से करती हैं और सिंसियरिटी से करती हैं, और उनके अंदर जो है एक उत्तरदायित्व का बोध होता है। तो महिलाएं इस मामले में भी अच्छी हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि महिलाओं की भागीदारी से ब्रेक द विशियस साइकिल, रिड्यूस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑप्शन फॉर वुमेन एज ए रिजल्ट ऑफ socio-economic disadvantage result in weaker representation, which in turn
slows down effort of overcome socio-economic disadvantages। अब रीजन क्या है, क्यों है महिलाएं पीछे? इलिटरेटी, एक तो इलिटरेटी सी, इलिटरेसी, अज्ञानता, अपढ़ता, और इसको मैं क्या कहूँ दूसरे शब्दों में, इलिटरेट को मैं कहूँगा मतलब निरक्षरता की बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वुमेन्स को कई जगहों पर अभी भी हे दृष्टि से देखा जाता है, और मोस्टकर विलेज में तो उनकी पढ़ाई का उचित साधन ही मुहैया नहीं किया जाता। दूसरा क्या है, महिलाओं को बाहर भेजने में भी आदमी डरता है, इसलिए भी वो अशिक्षित रहती हैं। मेरी अशिक्षा का मतलब ये नहीं है केवल साइन कर लेना आप शिक्षित हो गए, नहीं। यू शुड नो अबाउट द कंट्री, अबाउट द पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज, और सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, तब आप होते हो लिटरेट, वरना आप कहलाते हो इलिटरेट। अज्ञान मतलब वही जो मुझे आ नहीं रहा है, निरक्षरता जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है अभी भी वुमेन 65 लिटरेसी रेट है, और हमारे यहाँ आदमियों का 82% लिटरेसी रेट है। और ये लिटरेसी रेट तो तब मैं बता रहा हूँ जब ये माना जाता है कि अगर आपने अपने साइन करना सीख लिए तो आप लिटरेट हो गए, वो है ये। एक्चुअल में तो जो है, जो समझदार हैं वो कितनी परसेंट है भगवान जानता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे 10% महिलाएं भी नहीं होंगी इस देश में जिन्हें राजनीतिक समझ हुई हो। लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, अच्छा महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स में विश्वास करती नहीं हैं, पचड़ेबाजी में नहीं पड़ती हैं। उन्हें अपने काम से काम रहता है, घर से काम रहेगा, गृहस्थी से काम रहेगा, गृहस्थी के इतने ज़्यादा बोझ हैं, बच्चों को पालने का काम रहेगा, तो उनके अंदर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, वो किसी बहुत बड़े पद पे कभी पहुंचने की लालच रहती नहीं है महिलाएं। तो होता ये है कि पार्टीज भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं महिलाओं के ऊपर। The fact that the bill reserving 1/3 of the seats for women was repeatedly defeated। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत दिनों से बात चल रही थी कि महिलाओं का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसके लिए बहुत बार बिल भी आए, बिल लेकिन हर बार पटल पे ध्वस्त हुए। क्यों हुए? That the lawmaker lack political will, इच्छा शक्ति नहीं है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, क्योंकि उसमें देखिए उनको भी खतरा ये है, उनमें जो है उनको अनसर्टेनिटी नजर आती है, उनको अपनी डिफीट नजर आती है। वो सोचते क्या है मालूम है? सोचते ये है कि अगर महिलाएं आ गई तो मेरा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, मेरा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। जो पितृसत्ता का पक्ष चला आ रहा है धुआंधार, वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचेगी। तो ये वो भी है मास्किंग ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कैसे है कि 206 वुमेन्स इंडिविजुअली पार्टिसिपेट इन 2019 इलेक्शन, इंडिविजुअल खिलाड़ी हुई थी, मतलब इंडिविजुअल का मतलब निर्दलीय। वट ओनली वन ऑफ देम टुक होम द विक्ट्री, एक जीती केवल। तो उन्हें आइडेंटिटी का, दिस डिमॉन्स्ट्रेट द रोल दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पर्सन अपब्रिंगिंग प्लेड इन डिटर्मिनेशन देयर पॉलिटिकल सक्सेस। हर ट्रू आइडेंटिटी इज कंसील्ड बाय द पार्टी एंड द फैमिली, कंसील्ड की जाती हैं वो। दूसरा क्या है? पैट्रियार्ची, जैसे मैंने बोला पैतृक सत्ता चल रही है तो उसके कारण भी है। जेंडर
डिस्पैरिटीज हैं, वोमेन स्टिल फेस ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ जेंडर बेसिस एंड disparate the education, resources, ownership and attitude, lack of confidence और finance। इस महिलाओं के पास lack of confidence भी है, confidence नहीं होता है उनमें, मतलब ये नहीं होता है, पचड़ों में पड़ने के लिए जद्दोजहद अगर वो करें तो वो भी पचड़ों में सक्सेस हो जाएंगी, लेकिन वो जद्दोजहद करना नहीं चाहती हैं। They were the other main obstacles that kept women from pursuing the career in politics, that is lack of confidence and finance, sexual division of labor, a system in which the ladies of household either handle all domestic labors themselves or organize it through domestic assistants। तो डोमेस्टिक असिस्टेंट्स और डोमेस्टिक और घर बार का काम करेंगी तो मतलब ये कैसे सक्सेस होगा, बाहर निकले ना महिलाएं। स्लैंडर एंड एब्यूज, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी बैरियर दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम रनिंग इन इलेक्शन दैट दे आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कैंपेनिंग। लेक ऑफ सेफ्टी इज एडिशनल फैक्टर स्टार्टेड। देखिए अभी अभी हुआ है, किसी सांसद महोदय ने हेमा मालिनी के लिए कुछ अपशब्द यूज किए हैं, महिलाओं के लिए ये अपशब्द यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं तो आप पुरुष कहलाने के लायक नहीं हैं, आप बहुत नीचे स्तर पर गिरे हुए आदमी हैं, आपको हिजड़ा भी नहीं कहना चाहिए। मुझे तो जिस संसद ने भी विरोध किया है, जिस संसद ने भी हेमा मालिनी जी के लिए या किसी लेडीज के लिए भी मैं समाज में गलत कहा है, वो हिजड़े के समान है, उसकी औकात हिजड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो महिलाओं को सम्मान दें। अभी देखिए गवर्नमेंट तो लगातार काम कर रही है इसके ऊपर कि महिलाओं का योगदान बढ़ाया जाए। जहां महिलाएं मतदान नहीं करती थीं वहाँ मतदान कराने की जिम्मेदारी इस कदर निभाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आज उनका परसेंटेज वोट का जो जहाँ 44-44% होता था वो परसेंटेज उनका पहुँच गया है 67 पॉइंट समथिंग। मनुष्य मतलब मेल वोटर से 0.17% अहेड चल रहा है। तो ये हुआ है। अभी क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 73rd and 74th Amendment Act introduction of gender quota in local government have boosted the number of women in leadership position and given them access to mainstream politics। 73वां और 74वां संशोधन जो महिलाओं के लिए किया गया है, अगर वो लागू हो जाता है तो महिलाओं का फिर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। अभी न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में तकरीबन रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का 50% तक क्रॉस किया है। और मैं अपनी अगर बात करूं, according to the Inter-Parliamentary Union, New Zealand is among the half nations in the world that can claim at least 50% female representation in their parliament in 2022। इन 1893 मतलब अब से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 130 साल पहले की बात बता रहा हूँ। न्यूजीलैंड ही एक पहला कंट्री था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ये अमेरिका तो मानते ही नहीं थे कि नारी के अंदर आत्मा भी होती है। इनके तो फिलोसफर यही कहते थे कि नारी कुछ नहीं होती है, इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो पित्तात्मक सत्ता रही ना। अदर नेशंस इंक्लूडिंग क्यूबा, मैक्सिको, निकारागुआ, रवांडा एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात, ग्लोबली अबाउट 26 ऑफ लॉ मेकर्स आर वुमेन। जो मैंने पहले बताया था 26% है। अब इंडिया का सिनेरियो क्या है?
As per the data compiled by IPU, of which India is a member, women represent 14.44 in total members of लोक सभा। इस समय 78 हैं शायद। As per the Election Commission of India, as of October 2021, women represent 10.5 of the total member of parliament. The scenario of women members of legislative assemblies, जहां MLA होते हैं across the state assemblies in India even worse। ये और भी वर्ष है, स्टेट से ही वर्ष होता है। यहाँ 9% है, केंद्र में तब भी 14% है। अगर यहाँ देखा जाए एवरेज 9% आ रहा है। In last 75 years of independence, women's representation in Lok Sabha increased by 10%। 4.4% पहले था, अभी 10% बढ़ा है। तो ऐसी चीजों में इंडिया इज करेंटली बिहाइंड पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी कम है। सोचने वाली बात है यार, मुस्लिम कंट्रीज होने के बाद जहां महिलाएं बुर्के में रहती हैं और सुन्नी हैं, जहां पर मतलब महिलाओं के ऊपर, वहां से भी हम पीछे। बांग्लादेश में 98 हैं, नेपाल में 43 हैं, श्रीलंका में 182 हैं। अब देखिए आप, तो लो रिप्रेजेंटेशन के रीजन भी हैं। एक तो है कि किसी व्यक्ति या वस्तु ने ये मान लिया है महिलाओं के बारे में एक करे कि महिलाएं कमजोर होती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आता है और इससे क्या होता है, इनकरेजमेंट नहीं मिलता है मूव आउटसाइड। जब मूव आउटसाइड होने का आपको जो है वो नहीं मिलेगा, तो फिर आप जो है लैक ऑफ विजन भी हो जाएगा। दूसरा क्या है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ऐसा है कि आदमी ये सोचने लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन देयर सीट कैन रेशनली बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, thus making them lose any chance of even fighting from their seats। मर्दों को डर लगता है महिलाओं से कि अगर उनकी सीट रिजर्व हो गई तो मैं उन सीट पे नहीं लड़ पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, मेरी पित्तात्मक सत्ता का क्या होगा, मेरी अनक का क्या होगा। ये ईगो का प्रश्न है यहाँ पे। लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन महिलाओं में, मैंने पहले बताया, होता है ये। वर्क और फैमिली का भी बर्डन होता है उनके ऊपर। पॉलिटिकल चूंकि मूव बहुत ज़्यादा नहीं होता है घर से बाहर, तो उनके रिलेशंस, पॉलिटिकल नेटवर्क भी कमी होती है और उनके पास लेक ऑफ रिसोर्सेस भी होते हैं। क्या पार्टियां उनको उचित भागीदारी नहीं देना चाहती। लो प्रपोर्शन in the inner political party structure of India, women fail to gather resources and support for nurturing their political constituencies. Women don't get adequate financial support from the political party to contest the elections. सोशल कंडीशनिंग भी ऐसी है महिलाओं के लिए कि दे हैव टू एक्सेप्ट द डिक्टेट्स imposed on them and bear the burden of society. Public attitude not only determine how many female candidates win a general election, but also directly and indirectly how many are considered in the nominated for the office. अब अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है महिलाओं के लिए। महिलाओं के साथ क्या होता है, देयर हैज बीन इंक्रीज वायलेंस इन पॉलिटिक्स में इंक्रीज हो रहा है। तो महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है।
इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो ऐसे में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम होना लाजमी है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक आया था 2008 में, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया की महिलाओं के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हो पाया, अभी आके पास हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2029 में एनडीए गवर्नमेंट ने पास कराया है, अभी कराया है, डेट एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, अगर दिमाग में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2029 तक, जब नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और विधानसभाओं के इलेक्शन होंगे, अब विधानसभाएं इसको लागू करती हैं या नहीं लागू करती हैं ये भी एक विषय है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो विधानसभाएं अपने हिसाब से ले सकती हैं और गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से राज्यसभाओं को भी इसमें पहल करनी चाहिए। बहुत सी राज्यसभाएं कर भी चुकी हैं। एक है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये 243 में डी में आर्टिकल में था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलना चाहिए, जो टोटल नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है एक। तो कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1997। देखिए हुजूर, 26 साल हो गए हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। इसे कहते हैं पित्तात्मक सत्ता। 11वीं लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, लेकिन रिजल्ट सफर। द मेंबर्स ऑफ कमेटी आर एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कटिंग अक्रॉस पार्टी एफिलिएशंस, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब क्या है, आगे बढ़ने का तरीका क्या है? तो इट इज नीड ऑफ आवर्स इन द कंट्री लाइक इंडिया टू हैव इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटीज, देयरफॉर नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रमोट इट। ए पॉलिटिकल पार्टी हैव टू रीच consensus and ensure the passage of women reservation bill, which calls of reserving 33% of seat in parliament and all state legislative assemblies for women. There is pool of women out there who have been sarpanch and member of local bodies with experience of government at the local level over a period of 3 decades. उनको भी आगे आना चाहिए। They are waiting to play a larger role in state assembly and in parliament, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है। There is a need to implement the proposal of Election Commission of India to make it mandatory for recognized political party to ensure putting of minimum agreed percentage of women in the state assembly and पंचायती राज इलेक्शन। लेकिन ये बातें हो रही हैं, इस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये एक समस्या है। अब जो आपका ये आता है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है, बार बार हो रही है। अब मैं आपको एक आंकड़े बता देता हूं, थोड़े से ये वीडियो बढ़ेगा, मैं आंकड़े बता देता हूं आपको। वुमेन्स के आंकड़े क्या बोलते हैं। देखिए 1951 का जो 52 का इलेक्शन हुआ था, उसमें तो
आदमी और पुरुष के आंकड़े अलग नहीं रखे गए थे, लेकिन 1997 से आने चालू हुए। तो सबसे पहले 1997 के इलेक्शन में 45 वुमेन्स लड़ी, 22 उनमें से पहुंची, यानी कि वो 48.89% करीब पहुंची थी जितनी खड़ी हुई। फिर इलेक्शन 62 का हुआ, 62 के वो 57 के बाद 62 का हुआ। 62 में जो है 66 वुमेन्स खड़ी हुई, 31 पहुंची। उसके बाद जो है आपका सन 62 के बाद आपका जो इलेक्शन हुआ वो हुआ सन, फिर आती है बात 71 की। तो 71 में जो इलेक्शंस हुए उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन उस समय 86 लड़ी थी और 21 जीती, यानी कि 24.42%। फिर आया 77 में 70 इलेक्शंस लड़ी थी महिलाएं और 19 जीती, यानी कि 27.14%। उसके बाद आता है 80 का इलेक्शन आता है, 7वां इलेक्शन है ये 80 का। तो 80 में जो महिलाएं इलेक्शन लड़ी थी वो लड़ी थी टोटल 143 और सक्सेस हुई थी उसमें 28। परसेंटेज घट के रह गया उनका 19.28। जीतने की बात कर रहा हूं, ये 28 अगर आप 443 में भाग दे के करोगे तो इनका परसेंटेज जो है 5% भी नहीं आएगा, 5, 6, 7, 8% आएगा, माफ करिएगा। उसके बाद 171 महिलाएं खड़ी हुई 1984 में, जिसमें 43 विजयी हुई। विजय का जो परसेंटेज रहा वो रहा 25.1%। और उसके बाद 84 के बाद जब 89 का इलेक्शन आया, 89 के इलेक्शन में महिलाएं खड़ी हुई टोटल 198 और उसमें से जीती 19। अब आप देखिए 21, 29, 19 मतलब घटती जा रही हैं, लगातार घटती जा रही है। एक तो लड़ने की संख्या, पहले 86 लड़ी, फिर 70 लड़ी, 70 में 19 जीती, 86 में 21 जीती, तो मतलब ये 27.1%। आप इस पे भले ही प्रसन्न हो लो कि महिलाओं की जीत की परसेंटेज ज़्यादा है मर्दों के हिसाब से, तो फिर क्यों यार इतनी असमानता क्यों? फिर इलेक्शन आया अगला, तो उसमें 198 महिलाएं खड़ी हुई और उसमें 49 जीती। ये 1989 की बात है, जब 9th इलेक्शन हुआ था हमारा, लोकसभा फॉर्म हुई थी। फिर 10th लोकसभा आई, जो बीच में चुनाव हुए थे 1991-92 में। इसमें महिलाएं जो है आपकी खड़ी हुई 330, जीती सिर्फ 38, यानी कि 11.52%। फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन जब आपका हुआ तो महिलाएं खड़ी हुई 599। अब भागीदारी बढ़ने लगी है, भागीदारी बढ़ने लगी है, लेकिन परसेंटेज लगभग वही है। देखिए 599 खड़ी हुई, 40 जीती, 6.68%। और ये सबसे वर्स्ट पीरियड रहा। और ये बात है आपकी मैं बताता हूँ 11th इलेक्शन की 1996। फिर 1998 आया आपका। 1998 के इलेक्शंस में हुआ ये कि महिलाओं की भागीदारी लगभग रही
274 के आसपास और जीती इसमें 43। देखिए पार्टिसिपेशन तुरंत घट गया, 599 274। फिर नेक्स्ट इलेक्शन जब आया तो 284 खड़ी हुई, 49 जीती। परसेंटेज 70.25% जीतने का, महिलाओं के जीतने की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा की पार्टिसिपेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो पार्टिसिपेशन की मैं अलग बात करूंगा आपसे, लंबा होगा थोड़ा वीडियो। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो इलेक्शन नेक्स्ट आया उसमें 556 महिलाएं खड़ी हुई, 59 जीती टोटल। और ये इलेक्शन हुआ था आपका 2009 में 15th लोकसभा के लिए। अब 14th में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, सत्ता में भागीदारी लेने का बढ़ा और थोड़ा सा परसेंटेज भी बढ़ा। 668 महिलाएं खड़ी हुई जिसमें 61 जीती, 9.12% इनका रिप्रेजेंटेशन जीतने का रहा। मतलब उसके बाद सबसे ज़्यादा अभी तक 219 के इलेक्शन में महिलाएं जीत के आई हैं और इनका परसेंटेज जीतने का इस समय 716 खड़ी हुई थी, 78 जीती। तो हर 100 महिला में 10.89% ही महिला जीत पाई। तो महिलाओं की जीत और परसेंटेज ये भी जो है, लेकिन यहाँ पुरुषों की तुलना में अगर बात करें तो पुरुष तो इतने ज़्यादा खड़े होते हैं। जहाँ 45 महिलाएं खड़ी हुई थी, 474 पुरुष खड़े हुए थे। सेकेंड इलेक्शन में 1919 पुरुष खड़े हुए थे, 66 महिलाएं खड़ी हुई थी। अभी आप अगले इलेक्शन की 62 की बात करो तो 62 के इलेक्शन में 2302 मर्द खड़े हुए थे, 67 महिलाएं खड़ी हुई थी। तो मतलब मैं कहता हूं कि इससे अगर कंपैरिजन करोगे तब तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो महिलाओं को उचित पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और देश और का विकास और सामाजिक ढांचा और सामाजिक संरचना और चारित्रिक निर्माण तभी होगा और हम विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बढ़े, भागीदारी बढ़े। और मेरी विनती यही है कि अब ये चूंकि अमेंडमेंट पास हो गया है, बिल पास हो गया है महिलाओं की भागीदारी का, तो इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया और न्यायपालिका और बाकी की एजेंसियां सुनिश्चित करें कि ये प्रक्रिया स्टेट्स में भी लागू हो और आगामी लोकसभा चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनावों में ये प्रक्रिया लागू हो जाए। तो महिलाओं के हिसाब से देश चलेगा, देश अच्छा चलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको महिलाओं की भागीदारी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर और गुनिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। मैं अब बंद करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय भारत और जय राष्ट्र, जय लोकतंत्र।